हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेसन है वो है ग्रामर सेक्शन से। ओके, ये स्पेशली मैंने क्वेश्चन बैंक से लिया है क्लास 10th का। वैसे तो इसके अंदर जो भी बातें आज हम करने वाले हैं वो सभी क्लास के लिए एग्री करती हैं, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं, सो पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपको एक टॉपिक ये भी आता है, एक सेक्शन ये भी आता है ग्रामर वाला, जिसमें 10 मार्क्स का ग्रामर आपसे पूछा जाता है। उसमें 5 नंबर के फिलअप्स होते हैं और 5 के डू एज़ डायरेक्टेड होते हैं। ये वही फिलअप्स हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे उस पे हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेसन। ओके, यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, आपको ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको एकदम परफेक्टली क्वेश्चन को रीड करके परफेक्ट आंसर एग्री करना है ब्लैंक के अंदर। यहाँ लिखा ही नोज द बॉय, मतलब वो उस लड़के को जानता है जिसने क्या पहना है, इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। देखो यहाँ पर लड़के की बात हो रही है और लड़का क्या होता है, लड़का एक पर्सन है, ठीक है, एक व्यक्ति है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अपन व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, हु जो होता है वो पीपल के लिए यूज होता है ना। वेयर प्लेस के लिए यूज होता है, विच चीजों के लिए यूज होता है ना, या कोई नेम्स के लिए भी यूज हो सकता है और चीजों के लिए यूज होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है हिज ब्रदर इज डैश आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। तो देखिए यहाँ पर आपको आर्टिकल बोला है कि आर्टिकल यूज करो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वॉवल है नहीं, वॉवल तो हमको पता है कि ए ई आई आई ओ यू ये वॉवल होते हैं। ये तो हमको आज तक यही सीखा था हमने बचपन से, है ना, कि 5 वॉवल होते हैं, इनके साथ अगर स्टार्ट हो जाए तो उसके आगे क्या लगा देना, एन लगा देना। तो लेकिन ऐसा नहीं है भैया, हमको साउंड को एग्री करना है, मतलब हमको साउंड चेक करना है उसका। अगर आपका साउंड, पहले वाले अक्षर का साउंड स्वर में से कोई एक है, स्वर समझते हैं ना, आप सबने अनाराम पढ़े होंगे। ओके, अगर अ से अह तक कोई भी लेटर से ये फर्स्ट लेटर स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे आप क्या लगा के आना, एन लगा के आना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस आर को लिखूंगी हिंदी में तो मैं कैसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी ना, आर। ओके, अब आपको इसका आगे का लेटर देखना है, क्योंकि इसका जो साउंड है वो कौन सा साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, आ। ओके, तो वॉवल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। आप कुछ ही मत करिएगा, जस्ट सिंपल उस शब्द को हिंदी में लिख के देख लेना। अगर वो स्वर से शुरू हो रहा है तो एन लगा के आना है, 1 नंबर मिल जाएगा पक्के से। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर इजंट डैश वाटर इन द पूल। ओके, देखो ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर्स मतलब जो किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, नंबर के बारे में बताते हैं। ओके, और हमेशा नाउन के आगे लगते हैं। तो वाटर यहाँ पर नाउन है, लेकिन वाटर क्या काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल भी हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो मैंने तो वैसे ही चला गया। अब हम सम इसलिए नहीं लगा रहे हैं इसके अंदर क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है और ऑप्शन में आपको एनी वगैरह, एनी अगर दे रखा है तो आप उससे एग्री करिएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता तो फिर हम लगा सकते थे सम वाटर इन द पूल, वो भी राइट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है ही हैज डैश मैनी प्लेज, राइट रोट रिटन। देखो राइट फर्स्ट फॉर्म होती है लिखना, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो हम रिटन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हैज आ रहा है। ओके, आपको पता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद या तो हैज या हैव होता है और वर्ब की कौन सी क्रिया होती है, थर्ड फॉर्म होती है ना, वर्ब की तीसरी क्रिया। ठीक है, तो रिटन जो है तीसरी क्रिया है। तो ही हैज रिटन मैनी प्लेस। अब यहाँ पर ये प्लेस क्या है, प्लेस का मतलब होता है नाटक। यहाँ पर प्लेस मतलब खेलना नहीं, यहाँ पर प्लेस नाटक है। ओके, प्लेस के और भी मीनिंग्स होते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप ये हमेशा बोलते हो ना, क्लास में भी आने के लिए परमिशन नहीं मांगते, मे आई कम इन। ओके, सो पोलाइटली जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो उसके लिए आप मे का यूज करते हैं। आप यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये देख लो ना। फिर आप किसी से कुछ मांग रहे हो यहाँ पर तो आप पोलाइटली उससे पूछोगे मे आई टेक योर पेन, मे आई कम इन। ये तो आप रेगुलरली क्लास में बोलते ही हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। ओके,
ना सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है और मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर कि ऑड क्यों लग रहा है। आंसर तो ऑलरेडी मैंने टिक पहले से करे हुए हैं, लेकिन मैं रीज़न बताऊँगी आपको कि क्यों लग रहा है यहाँ पर। देखिए सेंटेंस बोल रहा है आपको वी डैश टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स ऐसी चीज़ है जो मैंडेटरी है, हमको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट भी हो सकता था, लेकिन हम ऑट ही क्यों लगा रहे हैं? क्यों? देखना, ध्यान से सुनना, जब भी ब्लैंक के बाद में अगर टू आ रहा है, जब भी ब्लैंक के बाद में टू आ रहा है और ऑप्शन में अगर आपको ऑट दे रखा है और शुड दे रखा और मस्ट दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी शुड और मस्ट के बाद में टू नहीं लगता, सिर्फ ऑट के बाद में ही क्या लगता है? टू लगता है। अगर यहाँ पर टू नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इस जगह ये टू नहीं होता, तो फिर हम ऑट नहीं लगाते, फिर हम क्या लगाते? मस्ट। क्यों मस्ट लगाते हैं? क्योंकि ये रूल्स की बात हो रही है। ट्रैफिक रूल्स कुछ ऐसे हैं जो दूसरी बॉडी की तरफ से हमारे ऊपर इम्पोज मतलब लगाए जाते हैं, जिसको हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओके, तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। शुड नहीं लगाएंगे, कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं, ये तो करना ही चाहिए ना, इसीलिए। ओके, तो अगर टू होता वहां पर तो हम क्या लगाते? ऑट, जो हम लगा ही रहे हैं, और अगर टू नहीं होता तो हम क्या लगा के आते? फिर मस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि रूल की बात हो रही है यहाँ पर। When I was young, I dash climb the tree। देखो यहाँ पर बोल रहा है जब मैं जवान था, मैं क्या कर सकता था? ट्री को क्लाइंब कर सकता था, मतलब चढ़ सकता था। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, कैन और कुड। कुड ही क्यों आएगा? क्योंकि कैन का जो सेकंड फॉर्म होता है, कैन का जो पास्ट होता है, वो होता है कुड। और यहाँ पर कुड इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका पहले वाला जो सेंटेंस है, पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में दे रखा है। कैसे पता चला? इस हेल्पिंग वर्ब से। वॉज का मतलब होता है था, है ना? तो इसीलिए ये पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है, तो अब दूसरा वाला सेंटेंस भी किस में बनना चाहिए? पास्ट में बनना चाहिए। इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? कुड लगाना पड़ेगा। तो कैन का जो पास्ट होता है वो होता है कुड। ठीक है, ध्यान रखना, याद रखना एक ही चीज। फिर लिखा है एट्थ क्वेश्चन, आई हैवेंट बॉट डैश मिल्क टुडे। ये क्वेश्चन अभी हमने करा, देखो ऊपर। मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन सम जो डिटर्मिनर होता है वो काउंटेबल के साथ में और अनकाउंटेबल के साथ में, दोनों के साथ में लगता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं। काउंट मतलब गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिन नहीं सकते। क्या हम मिल्क को गिन सकते हैं? दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ग्लासेस ऑफ मिल्क हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सम लगता, लेकिन सेंटेंस है नेगेटिव। अभी बताया था मैंने ऊपर भी कि सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो हम क्या लगा के आएंगे? फिर अगर ऑप्शन में एनी है तो एनी लगेगा, सम तो लग ही नहीं सकता अब यहाँ पर, क्योंकि वो तो मना कर रहा है कि आज कुछ मतलब आई हैवंट बॉट, मैंने तो कोई भी मिल्क खरीदा ही नहीं, थोड़ा सा भी मिल्क नहीं खरीदा, है ना? तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे ना। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ आपसे पूछ रहा है हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। स्टूडेंट्स, क्या आप बच्चों को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। जब आप बच्चों को गिन सकते हैं तो क्या लगेगा? मैनी। मच नहीं लगेगा। मच किसके साथ लगेगा? अनकाउंटेबल के साथ में। अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल। और मैनी मतलब काउंट कर सकते हैं जिसे, जैसे टेबल, पेन, फैन, बच्चे, टीचर्स, ये सब काउंटेबल है। इनके आगे क्या लगेगा? मैनी लगेगा, ठीक है। अब देखिए टेंथ वाले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है शुगर, यहाँ लिखा था स्टूडेंट जिन्हें आप काउंट कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ लिखा है शुगर। हाउ डैश शुगर डू यू टेक एंड टिक। तो अब हम क्या लगा रहे हैं? मच लगा रहे हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब क्यों मच लगा रहे हैं? क्योंकि शुगर तो नहीं ना आप एक एक उसका जो क्यूब है वो गिनने बैठोगे। शुगर तो अनकाउंटेबल है। शुगर, सीरियल्स, अनाज, जितने भी अनाज होते हैं, चावल, दूध, दही, मिल्क, मिल्क को, हाँ दूध और मिल्क तो एक ही हुआ कर्ड हो गया, या जूस हो गया, पेट्रोल हो गया, वाटर हो गया, डीजल हो गया, ये सब अनकाउंटेबल है, ठीक है। चलिए, कभी कभी एक्साइटमेंट में हो जाता है ऐसा ना, मिल्क और दूध एक ही बात है। चलिए 11th क्वेश्चन देखो अब आप जल्दी से, क्या लिखा है यहाँ पर? द अर्थ डैश राउंड द सन। अर्थ क्या करती है? राउंड लगाती है किसके आसपास? सन के। ओके, तो ये वो रोज करती है, ठीक है। जब कोई भी एक्टिविटी रोज हो रही है तो उसके लिए प्रेजेंट टेंस यूज होता है। प्रेजेंट टेंस यूज होता है तो उसके बाद में हमको देखना है कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये क्या सिंगुलर, धरती तो एक ही है ना, तो अगर यहाँ पर ये जो आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर है, मतलब एक वचन है,
तो वर्ब कौन सी एग्री होगी? वो वाली जिसमें क्या होगा? एस। तो मूव नहीं होगा, क्या होगा? मूव्स होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये अर्थ है ये क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल। सेकेंड सेंटेंस भी ऐसा ही है। देखो 12th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ही ऑलवेज मतलब हमेशा, रोज टाइम पर आता है। तो यहाँ पर ही जो है लड़का सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा? वो वाली वर्ब लगेगी जिसमें क्या आ रहा है? एस आ रहा है। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर नाउन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब एग्री करती है? वो वर्ब लगती है जिसके अंदर क्या आ रहा होता है? एस, ई एस, आई ई एस। अगर ये चीजें आती है तो वहां पर लगती है। लेकिन कब? जब आपका सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस में जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो क्या है? सिंगुलर है। ओके, चलिए 13 क्वेश्चन देख लो। 13 क्वेश्चन में आपको बोल रहा है आर्टिकल चूज करो। तो हम यहाँ लगाएंगे डैश गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अब द क्यों लगाएंगे? क्योंकि गंगा जो है एक वाटर बॉडी है। तो ग्रामर का जो रूल है आर्टिकल का वो ये है कि वाटर बॉडी अगर होती है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। और यहाँ पर और स्पेसिफाई मैं आपको करके बता दूं, गंगा जो है एक अकेली रिवर है, यूनिक है, एकदम स्पेसिफिक है। ठीक है, बहुत सारी गंगा नहीं है, अलग 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 अलग। तो इसीलिए जितनी भी नदियां हैं, आप तो ऐसे याद रखो, जितने भी प्लैनेट्स, जैसे यहाँ पर अभी देखो अर्थ क्या था? एक प्लैनेट था। अर्थ प्लैनेट था, उसके आगे हमने द लगाया था। उसी तरह जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनके आगे भी द लगता है। उसी तरह जितनी भी नदियां होती हैं, जितनी भी नदियां होती हैं उनके आगे द लगता है। जितनी भी पवित्र किताबें होती हैं, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, गुरु ग्रंथ साहब हो गया, इन सब के आगे भी क्या लगता है? द लगता है। ध्यान रखना। ओके, और द कहाँ लगता है? 14 नंबर के क्वेश्चन में देखो, यहाँ देखो क्या लिखा है? अरुण इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर द क्यों लगा? क्योंकि हम हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहे हैं। आपको पता है ना, एडजेक्टिव जो होता है उसकी 3 डिग्री होती है। जैसे यहाँ पर होता है टॉल, तो टॉल की दूसरी डिग्री क्या होगी? टॉलर। फिर जो सुपरलेटिव होगी वो क्या होगी? टॉलेस्ट। तो जो भी ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, इन सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगता है? द लगता है। ये सुपरलेटिव डिग्री, इसके आगे क्या लगता है? द लगता है। जैसे मैंने बोला स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, ऐसे ही टॉलेस्ट। ध्यान रखिएगा। अगर बेस्ट हुआ तो गुड, बेटर, बेस्ट। जो बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये आपने सुना ही होगा जरूर, है ना? तो बेस्ट के आगे भी क्या लगेगा? द लगेगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं। हिज फादर इज डैश डेंटिस्ट। उसके पापा क्या हैं? एक डेंटिस्ट हैं। अब देखो यहाँ पर हमने ए क्यों लगाया? देख लो, ए एंड द का रूल देख लो, डेंटिस्ट है वो। तो डेंटिस्ट में यहाँ पर क्या ड आ रहा है, और ड तो स्वर होता ही नहीं है। अगर डेंटिस्ट को आप हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? डेंटिस्ट, आइटिस्ट, ऐसे ही लिखोगे ना। तो हो सकता है मैंने हिंदी गलत लिख, लेकिन हाँ ये ड से शुरू होगा। ठीक है, और ड जो है वो व्यंजन है, और व्यंजन के आगे आप क्या लगा के आओगे? ए। और अगर कोई शब्द स्वर से शुरू हो रहा होगा तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखो। दे हैव बीन प्लेइंग हियर डैश मॉर्निंग। देखो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है और अगर उसके आगे टाइम की बात होती है, यहाँ देखो टाइम की बात हो रही ना, मॉर्निंग क्या है? एक समय है। और क्या आप मॉर्निंग को गिन सकते हो? बिल्कुल नहीं गिन सकते। तो जिस चीज को आप गिन नहीं सकते ना, उसके लिए क्या लगाएंगे? सिंस। ये कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। पहले ये समझ लो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे हुआ। कंटिन्यूअस अगर होगा तो वर्ब में तो आईएनजी होगी जो हमको दिख रही है। परफेक्ट बताने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी हैव। यहाँ पर हैव इसलिए लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर द है, सॉरी दे है। ओके, तो दे हैव बीन प्लेइंग हियर। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसके साथ क्या चलता है? टाइम, क्योंकि एक वक्त से ये काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। और यहाँ पर मॉर्निंग आ रहा है इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? सिंस लगाना पड़ेगा। अब देखिए मैं अब थोड़ा सा और यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। अगर इवनिंग होता, इवनिंग होता है ना, आफ्टरनून होता, मॉर्निंग तो यहाँ लिखा ही है। और अगर ऐसी चीज होती जो काउंट नहीं की जा सकती है, जैसे होता जुलाई 1947,
ए वक्त है जो गुजर चुके हैं, है ना। 1947 तो एक ही बार आया और चला गया, अब नहीं आएगा वापस, ठीक है। और जैसे जुलाई हो गया या कोई डे हो गया, डे का नाम हो गया, इनको आप गिन नहीं सकते। लेकिन अगर जिन चीजों को आप गिन सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 आवर्स, अब इसके आगे अगर यहाँ पर 2 आवर्स लिखा होता तो आप क्या लगाते? अब आप क्या लगाते? फॉर लगाते। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 2 घंटों को तो गिना जा सकता है ना, 1 और 2, और एस भी आ रहा है, इससे ध्यान रख लेना आपकी। एस आ रहा है मतलब आप उसको गिन सकते हो। मैंने लिखा 3 डेज, 3 डेज आ रहा है ना, तो अब क्या लगेगा इसके आगे? अगर इस मॉर्निंग की जगह 3 डेज होता तो क्या लगाते? अब सिंस नहीं लगाते, क्योंकि ये गिना जा सकता है। अब क्या आता है यहाँ पर? फॉर आता। अगर मैं डेज की जगह मंथ्स कर देती तो, मंथ्स कर दूं तो तब भी क्या लगेगा? फॉर लगेगा। लेकिन मैंने लिख दिया डैश अ लॉन्ग टाइम, अब क्या लगाएगा लगेगा बताओ? अब क्या लगेगा यहाँ पर? अब भी फॉर ही लगेगा, क्योंकि ए मतलब क्या होता है? काउंटेबल होता है ना। ए और एन जो होते हैं वो गिनती ही तो बताते हैं। ए और एन का मतलब होता है एक, तो ये भी तो काउंट किया जा सकता है, एक को भी तो काउंट करते हैं ना हम। तो यहाँ पर तब भी क्या आएगा? फॉर। ध्यान रखना है इस चीज को। वी हैव बीन स्टडिंग इन द, अब देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपको, मेरे को लगता है इसमें देखो ये दे रखा है। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज डैश 3 years, ईयर्स में ऐसा आ गया, 3 साल गिने जा सकते हैं कि नहीं? 1 2 3, तो यहाँ क्या लगेगा? फॉर लगेगा। बिल्कुल भी गलत मत करके आना, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, है ना। दे विल गो टू दिल्ली डैश मंडे। देखो जब भी दिन की बात होती है ना, दिन की बात हो रही है ना, तो उसके लिए कब जा रहे हैं? मंडे को जा रहे हैं, तो मंडे एक दिन है, तो उसके अंदर इन और एट नहीं आ सकता। एट प्लेस के लिए होता है और इन एक पर्टिकुलर बॉर्डर या हम पर्टिकुलर डिफाइन जो करते हैं एरिया, उसके लिए होता है। तो यहाँ क्या आएगा? ऑन आएगा। दे विल गो टू दिल्ली, कब जाएंगे? ऑन मंडे, ठीक है। वी वेंट टू कश्मीर, कब गए थे? जब अप्रैल चल रहा था, है ना। मतलब अप्रैल के किसी बीच की टाइमिंग में गए होंगे, तो इन अप्रैल। अब स्पेसिफिक नहीं है, हमको नहीं पता, बस अप्रैल में गए थे हम, तो इन अप्रैल। ऑन अप्रैल क्यों नहीं होगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि एक टाइम बता रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम उस मंथ का हमको पता नहीं है, बस हमको ये याद है कि उस मंथ में हम कहीं गए थे। अब ड्यूरेशन नहीं मालूम हमको, वक्त नहीं मालूम, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया है? इन लगाया है। हिज अंकल डाइड डैश कैंसर, यहाँ क्या आएगा? ऑफ। देखो ये समझ लेना, जब भी कोई व्यक्ति पर्टिकुलर इंटरनल मतलब अंदरूनी कोई बीमारी से मरता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लगेगा? उस बीमारी के आगे क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। अगर यहाँ कोरोना होता या कैंसर के अलावा ट्यूमर होता, तो भी हम यहाँ पर क्या लगाते? ऑफ लगाते, क्योंकि ये कुछ इंटरनल चीज की वजह से उसको प्रॉब्लम हुई है, वो मरा है लेकिन किसी इंटरनल चीज की वजह से। नेक्स्ट देखो 21 वाला क्वेश्चन, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग। देखो अफ्रेड के साथ में जो प्रिपोजिशन, ये ऑफ क्या है? प्रिपोजिशन है। तो अफ्रेड के साथ में जो प्रिपोजिशन चलती है वो क्या चलती है? ऑफ। ऑफ चलती है। और फ्रॉम क्यों नहीं आएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो इसका जो डर है, अफ्रेड मतलब एक तरह का डर है, और किससे है? डॉग से, जो कि एक्सटर्नल है, मतलब बाहरी किसी चीज से इसको डर है, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। फ्रॉम कब लगता है? फॉर्म तब लगता है जब आप टाइम की बात करते हो, एंड ये एडवर्ब के लिए यूज है। एडवर्ब वर्ब आप समझते हैं ना, एडवर्ब जो होती है, जो वर्ब के बारे में बताती है, वो कहलाती है एडवर्ब, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि अभी हमको सिर्फ बेसिक सी चीज़ें क्लियर करनी है। तो जब फ्रॉम यूज़ होगा, मतलब आप कभी जब टाइम के बारे में बात कर रहे होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम की, तब आप फ्रॉम को यूज़ करेंगे। लेकिन अफ्रेड के साथ में जो प्रिपोजिशन चलती है वो हमेशा ऑफ चलती है, ध्यान रखिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। रीजन है यहाँ पर, क्यों नहीं जा रहा वो ऑफिस? एक रीजन है। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि वो क्या है? बीमार। तो रीजन के लिए क्या लगाते हैं हम? बिकॉज लगाते हैं। इफ और अनलेस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ के लिखा है डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखो इफ का मतलब होता है अगर, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, है ना। तो यहाँ क्या लगेगा? इफ लगेगा। अनलेस क्यों नहीं लगेगा ये भी बता देती हूँ, क्योंकि अनलेस एक नेगेटिव शब्द होता है ना। अनलेस मतलब जब तक नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल पास, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना हम। तो हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? इफ लगाना पड़ेगा। और अनलेस नहीं लगेगा, क्योंकि अनलेस जो होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे हमको अभी मैंने आपको बताया कि अफ्रेड के साथ में ऑफ चलेगा ऊपर, ऐसे ही प्रिपोजिशन प्रीफर के साथ जो प्रिपोजिशन आती है वो क्या आती है? टू।
कभी भी देन नहीं लगाएंगे हम। आई प्रिफर कॉफी टू टी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रिफर आया। अब आपको कोई और भी सेंटेंस आ जाए, प्रिफर वर्ड आ गया और उसके साथ में आपको प्रिपोजिशन बोल दी कि कौन सी एग्री होगी, ऐसे ब्रैकेट में दे दिया, टू लगा के आना, प्रिफर के साथ में टू आएगा, ध्यान रखिएगा। द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर अराइव्ड। देखो पेशेंट जो था मर चुका था, कब? द डॉक्टर अराइव मतलब डॉक्टर के आने से पहले, तो पहले के लिए लगता है बिफोर, और आफ्टर मतलब बाद में। तो पेशेंट कब मर गया, ये वाला एक्शन देखो पहले ही हो गया ना, डॉक्टर तो बाद में आया, पीछे वाला सेंटेंस है, आगे वाले सेंटेंस में ही पेशेंट मर चुका था, तो बिफोर मतलब पहले। ठीक, ये इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। 26 देख लो, भोपाल इज लार्जर डैश ग्वालियर। अब देखो यहाँ पर लार्जर है और लार्जर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या आता है? देन आता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल था, फिर क्या था? टॉलर था, फिर क्या था? टॉलेस्ट था। ठीक है ना, मैंने बताया था कि टॉलेस्ट अगर है तो इसके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। लेकिन जब टॉलर है, अगर कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है किसका? भोपाल का और ग्वालियर का, तो कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद जो लगता है वो क्या लगता है? देन लगता है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है? द। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या लगता है? देन। तो अगर मैंने बोला स्मॉलर तो उसके बाद में देन, लार्जर देन, टॉलर देन। ओके, ध्यान रखना इसको। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर डैश। देखो ये क्या बोल रहा है कि हम क्या बना रहे थे? हम काइट बना रहे थे। हम काइट बना रहे थे, कब बना रहे थे? जब पापा आए। तो देखो ये पास्ट का है सेंटेंस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? पास्ट वाली वर्ब भी एग्री होगी। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। अब कैसे पता चला पास्ट का? ये वर्ब देखो ना, हेल्पिंग वर्ब देखो आप, तो पहले वाला जो सेंटेंस है पास्ट का है, तो दूसरा यहाँ पर भी पास्ट ही एग्री करेंगे। डोंट लीव दिस प्लेस डैश आई कम बैक, मतलब तुम ये जगह मत छोड़ना जब तक मैं नहीं आऊं। ओके, तो जब तक के लिए क्या यूज होता है? अंटिल आई कम बैक। 29 क्वेश्चन देख लो, आई डैश बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। मैं वो मोबाइल खरीद लेता अगर मेरे पास मनी होती। अब आप ध्यान देना यहाँ पर जो सेंटेंस है, यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या है? इफ, मतलब पहले वाला एक्शन कब कंप्लीट होता? जब उसके पास में पैसा होता। अब कंडीशन तो हमको पता है इफ है, लेकिन यहाँ देखो जो टेंस लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है? पास्ट का। कैसे पता चला? इस हैड से। हैड मतलब होता है था या होती, है नहीं, इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हैड है तो उसके साथ जो यहाँ पर जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो कौन सी आएगी? वुड आएगी, कंडीशनल सेंटेंस में, ध्यान रखना। अब वुड तो इसमें भी दे रखा था, लेकिन हम ये वुड हैव वाली क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि ब्लैंक के बाद में बाय जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, बॉट होता, तो फिर हम लगाते वुड हैव। लेकिन यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पहली क्रिया है, इसलिए वुड लगा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बॉट होता, BOUGST बॉट होता, तो हम क्या लगाते? वुड हैव लगाते। ठीक है, चलिए। Now she go to temple every day when she lived in village। देखो वो ये काम करती थी, कब करती थी? जब वो गांव में रहती थी। तो देखो विल तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि विल तो फ्यूचर बताता है। वुड मैंने अभी आपको बताया, विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। यहाँ पर भी हमने कंडीशन देखी थी, यहाँ पर भी एक चीज बताई, यहाँ पर टाइम बता रहा है कि कब वो जाती थी टेम्पल, जब वो विलेज में रहती थी। तो कुछ पास्ट में जब आप कोई एक्टिविटी करते थे, पास्ट की एक्टिविटी दिखाने के लिए क्या यूज होता है? वुड होता है। कुड क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ये इसकी कोई एबिलिटी नहीं है, कोई इसकी कोई क्षमता वाली बात नहीं हो रही है, वो रोज काम करती थी इस चीज को। तो हम जो पास्ट में हम कोई ऐसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो डेली बेसिस पे होती थी, लेकिन कब होती थी? पुराने टाइम में, है ना, भूतकाल में। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? वुड। कहानियों में भी होता था, कहानियों में भी हम ज्यादातर वुड का यूज करते हैं। वुड का मतलब होता है था, करता था, ऐसे। ही वॉन्टेड टू डैश एन इंजीनियर। क्या चाहता है वो? इंजीनियर बनना चाहता है। तो देखो यहाँ पर बिकम है, बिकम से बिकमिंग है। लेकिन टू के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? ध्यान रखना, टू के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा?
अगर टू इन्फिनेटिव है तो क्या आएगा, बिकम आएगा। टू के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिकम्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टेंस ऑलरेडी पास्ट का है, ईडी आ रहा है यहाँ पर, पास्ट का है। बिकमिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के साथ में टू जो है यहाँ पर इन्फिनेटिव के जैसे यूज हुआ है, और टू प्लस इन्फिनेटिव मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। माई फादर इज अ डैश टीचर, देखो यहाँ लिखा है रिटायर, रिटायरिंग, रिटायर्ड। अब हम रिटायर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिटायर्ड यहाँ पर उनका क्या बन चुका है, एडजेक्टिव बन चुका है कि वो क्या जो उनके फादर है वो अब कैसे टीचर है, रिटायर्ड टीचर हैं। तो यहाँ पर रिटायर्ड उनकी क्या बन गई, क्वालिटी बन गई है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो वर्ब की 4 क्रिया होती हैं, है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ठीक है। जो थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म जैसे यहाँ पर रिटायर्ड क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म वर्ब के जैसे भी यूज होती है और एडजेक्टिव के जैसे भी यूज होती है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या आएगा, रिटायर्ड टीचर। कैसे टीचर है वो, रिटायर्ड टीचर, और रिटायर्ड वर्ड उनका क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, क्वालिटी है। अब ही अवॉइड्स डैश टू स्ट्रेंजर्स, देखो यहाँ पर वो अवॉइड करता है। अब देखो यहाँ पर ये टू बाद में आ रहा है, पहले नहीं, पहले आता तो हम टॉक लगाते हैं, लेकिन अब ये पहले आ रहा है, तो ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। ना 34 देख लो, डैश गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, ये तो हम जगह हर जगह पढ़ते हैं, आप नहीं जाते दुकान पे, सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, है ना। तो सोल्ड मतलब बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा, तो बिका हुआ मतलब एक्शन हो चुका है। गुड्स कैसा है, यहाँ पर क्वालिटी बता रहा है, मतलब जो ये गुड्स है, सामान है, कैसा है, सोल्ड। मैंने अभी बताया था कि जो वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, अब सेल की थर्ड फॉर्म क्या है, सोल्ड ही है ना, तो ये जो गुड्स है, लेकिन कैसा गुड्स है, सोल्ड वाला, बेचा हुआ, इसलिए यहां पर सोल्ड आएगा। आई हर्ड सम किड्स शाउटेड फॉर हेल्प, उन्होंने क्या सुना, उन्होंने कुछ बच्चों को सुना यहाँ पर ये हर्ड, आई हर्ड पास्ट, सम किड्स क्या कर रहे थे, शाउटेड, ये पास्ट है तो इधर भी क्या लगाएंगे हम, पास्ट लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर हियर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अच्छा बताओ, सॉरी सेकंड फॉर्म क्या होता है, हर्ड होता है। हियर मतलब सुनना और हर्ड मतलब सुना, उसने क्या सुना, सम किड्स शाउटेड, कुछ बच्चे चिल्लाए, तो यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट लगेगा ना, तो पास्ट वाली लगाना पड़ेगी हमको वर्ब जो होगी। वर्क हार्ड, मेहनत करो, वरना, वरना के लिए आता है और, वर्क हार्ड और यू विल फेल। बट और एंड का मतलब होता है, बट का मतलब होता है लेकिन, और एंड का मतलब होता है और, ठीक है। और का मतलब यहाँ पर होता है वरना। देखिए अगर और नहीं हुआ, कभी कभी मैं बता रही हूँ, और नहीं हुआ तो इसकी जगह एल्स भी हो सकता है, ELSE, एल्स। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि अब क्या करूं मैं, ये बट और एंड लगा के मत आ जाना। और नहीं देगा ना अगर वहां पर वो, तो वो क्या देगा, एल्स देगा आपको। एल्स का मतलब भी यही होता है, मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर ही इज डैश आर लेट, वो 1 घंटा लेट है। तो 1 घंटे के लिए हमको मैंने अभी बताया ए और एन का मतलब क्या होता है, एक होता है, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन। हम एन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो ये आर है, हो तो स्टार्ट एच से रहा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा होता है, आर, अ में आ की मात्रा आर, और अ में आ की मात्रा क्या होता है, स्वर होता है। अभी बताया था मैंने आपको कंसेप्ट। तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। प्लीज स्प्रेड डैश बटर ऑन ब्रेड। अब मुझे बताओ, क्या बटर, बटर मतलब मक्खन, क्या मक्खन को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो ना। तो फ्यू जो होता है ना, वो काउंटिंग के लिए यूज होता है, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो। तो ये दोनों तो अलग हो गए, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि फ्यू तो उनके साथ में यूज होता है जिनको आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या, बटर को तो आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, अ लिटिल। लिटिल जो शब्द है अनकाउंटेबल के साथ में यूज होता है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। स्प्रेड, प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, मतलब थोड़ा सा बटर लगा दो मेरी ब्रेड के ऊपर। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, गिवन अप का मतलब होता है छोड़ दी। तो ये एक फ्रेज है जो एक साथ यूज होती है, तो इसको तो आपको याद रखना पड़ेगी। ही हैज गिवन अप मतलब छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए, स्मोकिंग, तो उसके लिए अप लगेगा। वी डैश वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, देखो वो आपको सजेस्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर टू वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए ऑट नहीं लगाया। और यूज्ड कब होता है, जब आप कोई काम किया करते थे,
लेकिन ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको मास्क पहनना चाहिए क्राउडेड प्लेस में। ये हम कब पहनते थे, जब कोरोना आया था ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, शुड तब यूज करते हैं जब हम किसको सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं। देयर इज डैश वाटर इन द पुल। देखो अब मुझे बताओ, यहाँ पर नॉट नहीं है इस सेंटेंस में, नॉट तो है ही नहीं। अब बताओ क्या लगेगा, मैनी हो नहीं सकता, पानी को गिना नहीं जा सकता, एनी भी नहीं हो सकता, सेंटेंस नेगेटिव है ही नहीं, नॉट तो आ ही नहीं रहा। अब क्या लगेगा, सम क्यों लग सकता है अब, क्योंकि सम ऐसा शब्द है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। ठीक है, तो ये थे आपके, नहीं नहीं अभी और है क्वेश्चन यार, थोड़े से और है। चलो 50 क्वेश्चन है पूरे, थोड़े से और देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 42 वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, विल यू प्लीज गिव मी डैश मनी। देखो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि मनी को लेके थोड़े से हम कंफ्यूज रहते हैं कि मनी को तो हम गिन सकते हैं, अब क्या करें हम। एनी तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि एनी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस तो नेगेटिव नहीं है। अब हमारे ऑप्शन में बचा सम, तो हम यहाँ पर सम लगा देंगे, क्योंकि सम तो दोनों के साथ लगता है। लेकिन अगर सम नहीं होता, फ्यू होता और लिटिल होता, फॉर एग्जाम्पल ये सम नहीं दिया होता यहाँ पर, ओके, यहाँ पर दिया होता फ्यू और दिया होता लिटिल, ठीक है ना। अब आप क्या लगाते हैं, आप सोचोगे कि मनी को तो गिना जा सकता है तो मैं फ्यू लगा दूं, नहीं नहीं नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको लिटिल लगा के आना है। लिटिल क्यों लगा के आना है, क्योंकि मनी जो होती है ना वो अनकाउंटेबल होती है, मनी को गिन नहीं सकते। ओके, मनी को कभी भी हम गिन नहीं पाएंगे, अथा मनी है, ठीक है, इसलिए नहीं गिन पाएंगे हमको। सो 43 वाला क्वेश्चन देख लो, आई हैव डैश फ्रेंड। नन तो हम लगा नहीं सकते, नन कब यूज होता है, जब हमारे पास ऑप्शन होता है उसमें से हम बोलते हैं नन ऑफ दिस, मतलब बहुत सारे हैं और नन ऑफ दिस, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नो है, मतलब मेरे पास एक भी फ्रेंड नहीं है, तो आई हैव नो फ्रेंड। ही हैज डैश मैनी प्लेस। देखो ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था यहाँ पर कि ही हैज डैश मैनी प्लेस, मतलब ही हैज रिटन मैनी प्लेस। अगेन क्वेश्चन इज रिपीटेड, मे आई टेक योर पेन। परमिशन ले रहे हैं हम, चलो ये तो आप बता ही दोगे मुझे, अभी हम पढ़ के ही आए यहाँ पर अभी ऊपर कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब द ट्री। जब यंग था तब वो ऐसा काम कर सकता था, बट अब नहीं कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन आई होप आप कर ही पाओगे। 2-3 क्वेश्चन और देख लो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 47 वाला एक बार देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि डैश आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। परमिशन लेना, जब भी आप किसी से परमिशन लेंगे पोलाइटली लेंगे, तो पोलाइटली लेने के लिए हमेशा मे का यूज करेंगे। तो मे आई नो द प्लेस, क्या मैं प्लेस को जान सकता हूँ, वेयर यू आर गोइंग आप कहाँ जा रहे हैं। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही डैश लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। देखो मेरा ब्रदर बहुत स्ट्रांग है और वो 80 किलो वजन उठा सकता है, तो ये उसकी क्या हुई, एबिलिटी हुई, उसकी क्षमता हुई। तो एबिलिटी के लिए क्या यूज होता है, कैन, और टू यूज नहीं होगा। में तो जब 50-50 चांसेस होते हैं तब, और टू तो मोरल ड्यूटीज के लिए होता है, कुछ सिद्धांतों के लिए होता है, मोरल ड्यूटीज जब आप फॉलो करते हैं तब उसके लिए यूज होता है। तो कैन मतलब आपकी होती है एबिलिटी, यहाँ उसकी एबिलिटी क्या है कि वो 80 किलो वजन उठा सकता है। यू डैश ड्राइव केयरफुली। देखो ड्राइव करने की बात हो रही है और ये कुछ चीज़ है जो अनअवॉइडेबल नहीं है, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए साथ में क्या लगेगा, मस्ट लगेगा। ठीक है, डैश यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम। देखो अब यहाँ पर क्या आएगा, जब तक तुम मुझे नहीं बुलाते मैं नहीं आऊँगा, है ना। तो यहाँ पर अनलेस क्यों लगेगा, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि अनलेस जो होता है वो नेगेटिव शब्द होता है। तो यहाँ पर क्योंकि पीछे वाला सेंटेंस नेगेटिव, वरना इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। क्या बोल रहा है उसको, कि वो बोल रहा है कि अनलेस यू इनवाइट मी, जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा। अगर हम इफ़ लगा देते तो इसका मीनिंग क्या लगा, इफ़ यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे बुलाते हो आई विल नॉट कम। ऐसा नहीं बोलेंगे ना हम, मतलब मैं तो तभी आऊँगा ना जब तुम मुझे बुलाओगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, अनलेस लगेगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ रिपीटेड भी हो गए यहाँ पर, कोई बात नहीं। बट ये मैंने क्वेश्चंस जो लिए हैं ये क्वेश्चन बैंक आपकी जो विमर्श पोर्टल पे है वहीं से उठाए हैं, 10th के हैं ये, लेकिन ये 9th 10th 11th 12th आप सभी देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये कनेक्टिंग है आपको आगे की प्रिपरेशन के लिए। अगर ये बेस अगर थोड़ा सा क्लियर रहेगा ना तो आप इससे एडवांस क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल, और अच्छे से एग्जाम देके आना आपको, आप लोग सभी बच्चे 10th के और 12th के। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।